ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि संसद में खड़ा होकर के एक सदस्य प्रधानमंत्री जैसी शक्तिशाली पोस्ट से भी सवाल करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैक्सिमम उम्र सीमा तो बताई गई है, मिनिमम उम्र सीमा नहीं बताई गई है। राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम 30 का प्लेटफॉर्म लगातार यूपी ट्रिपल एससी हो, रेलवे एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो या फिर अदर स्टेट एग्जामिनेशंस हो, उनके लिए टेस्ट सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है एग्जाम 30 के माध्यम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी का पूरा आकलन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। आज उसी कड़ी में हम अगली मॉक टेस्ट 7 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डील करेंगे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज इस एपिसोड में एमसीक्यू के माध्यम से न सिर्फ हम 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बल्कि उनके ऑप्शन से रिलेटेड जो कुछ भी अदर जुड़ी हुई चीजें होंगी वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और वहां से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तक आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। इसलिए एग्जाम 30 को अब भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक प्रकार की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। रहबर नवाज की कोशिश और एग्जाम 30 का संघर्ष आपकी सफलता के लिए एक माध्यम बन जाए, इसलिए एग्जाम 30 से जुड़े रहना जरूरी है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी मॉक टेस्ट, जो कि हमारी सीरीज का 7वां मॉक टेस्ट है। एग्जाम 30 लगातार यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जामिनेशंस हो, रेलवे एग्जामिनेशन हो, एसएससी सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन हो या फिर अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए मॉक टेस्ट और जीएस के पोर्शन पे लगातार काम कर रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ से फिक्स कर लेंगे, जो कि ऑप्शन के थ्रू आपको बताया जाएगा। ये हमारा संपर्क सूत्र है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अलीगंज में हमारी शाखा है, लखनऊ में, और यहाँ आकर के आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर से एक नया बैच शुरू किया जा रहा है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से हमारा एसएससी सीजीएल और यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए, वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, उन बच्चों के लिए ओरिएंटेड बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो अपने एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हम उनके एग्जामिनेशन में सारी सामग्री तो वो लगा रहे हैं, हम सिर्फ तड़का लगाने का काम करने आए हैं, ताकि हम उनके बेहतरीन स्वाद को चखा सकें, जो कि सफलता का स्वाद होता है। आइए इस मॉक टेस्ट को हल करते हैं। पहला है, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र अधिवेशन होते हैं? सामान्यतः ये नहीं पूछ रहा है प्रश्न कि संविधान में कितने सत्रों के बारे में बात की गई है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि सामान्यतः भारत में संसद के कितने सत्र होते हैं, चाहे वो विधानसभाओं के हों या फिर संसद के हों। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे बताएं? ऑप्शन ए सही है, बी सही है या डी सही है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम जानते हैं पहला होता है बजट सेशन, फिर उसके बाद होता है मानसून सेशन और फिर उसके बाद होता है विंटर सेशन, यानी शीतकालीन सत्र। ये जो बजट है वो आर्टिकल 112 में बजट शब्द से डिक्लेयर्ड नहीं है, इसे आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बजट को बताया गया है, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं।
ठीक है। संसद में किन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है? क्या वह तारांकित प्रश्न है, क्या वह अतारांकित प्रश्न है, या अल्प सूचना के प्रश्न है, या इनमें से कोई नहीं? सर्वप्रथम बात आती है कि प्रश्न की आवश्यकता क्यों है। भाई ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? तो सत्ता में बैठने वाले लोग संसद में इतने फ्री नहीं हो जाते हैं, भारत का लोकतंत्र और संविधान उन्हें इतना फ्री नहीं बनाया है कि उन्हें कोई सवाल ही ना पूछा जा सके। वो मीडिया के सवालों से तो बच सकते हैं, वो जनता के सवालों से तो बच सकते हैं, पर संसद में बैठने वाले सदस्यों के सवाल से नहीं बच सकती सरकार। उसे उसके सवाल का जवाब देना होगा, और वो जो सभा पटल पे जवाब रखा जाता है वो सत्यता के साथ होता है, आंकड़ों के साथ होता है। फिर वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आपको सत्ता में रहते हुए सत्य का साथ देना होगा और बताना होगा कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है, रोजगार कितने दिए हैं, कितने कॉलेज बन रहे हैं, कितना सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन किया गया है, कितना धार्मिक भेदभाव का उन्मूलन किया गया है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिचायक है कि संसद में सवाल पूछने वाला एक भी सांसद कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। वो जो चाहे सरकार से बिना डरे, बिना कुछ झुके सवाल कर सकता है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि संसद में खड़ा होकर के एक सदस्य प्रधानमंत्री जैसी शक्तिशाली पोस्ट से भी सवाल कर सकता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि लिखित में जवाब देना होता है किसी भी मंत्री को, और इसके लिए कुछ वक्त लिया जाता है। तारांकित प्रश्न मौखिक दिए जाते हैं, और मौखिक के बाद वापस से एक दोबारा क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। लेकिन अतारांकित प्रश्न जो कि लिखित रूप से दिए जाते हैं, इसमें काउंटर क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या है? 65 है, 64 है, 60 है, 62 है। तो 65 इयर्स जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, और इसमें उम्र निर्धारित किया गया है 65 वर्ष। सिर्फ 65 वर्ष की बात है, 6 साल 5 साल की बात नहीं है। 65 वर्ष की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश रह सकता है। ठीक है। और ये 62 क्या है? 62 जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की मैक्सिमम उम्र सीमा है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैक्सिमम उम्र सीमा तो बताई गई है, मिनिमम उम्र सीमा नहीं बताई गई है। ठीक है। तो हाई कोर्ट में होता है 62, और हाई कोर्ट का आर्टिकल है 214। बस एक आगे पीछे कर दीजिए तो क्या हो जाता है, 124 से 214 में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आर्टिकल आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग से संबंधित हस्ताक्षरित प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभापति को सौंपा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, तो अगर ये प्रक्रिया लोकसभा से प्रारंभ हो रही है तो 100 सदस्यों का अनुमति हस्ताक्षर होना चाहिए, और राज्यसभा से प्रारंभ हो रही है तो 50 सदस्य भी काफी होते हैं। फिर उसके बाद कमेटी गठित होती है, चर्चाएं चलती हैं, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय या फिर हाई कोर्ट का वो जो न्यायाधीश है वो अपनी बात रखने के लिए किसी को नियुक्त भी कर सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्श या अभिलेखीय? तो इसमें जब आप देखेंगे तो आपको प्रारंभिक नजर आएगा कि ये प्रारंभिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संविधान ने बताया है एक या एक से अधिक राज्यों के मामले हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मामले हो, भारत सरकार के साथ की बात हो रही है,
तो उन सभी मामलों को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जा सकता है और यह इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और फिर उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि उच्चतम न्यायालय में कोई केस चला और उसने समझा कि इसमें संवैधानिक मुद्दा है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट अथॉरिटी है किसी भी केस में अपील को सुनने के लिए, चाहे वो सेशन कोर्ट, जिले कोर्ट से मामला गया हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के फैसले बदल भी सकते हैं। परामर्श क्या है? आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श की शक्ति प्राप्त है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, लेकिन यह सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होगा। नॉट बाइंडिंग इन नेचर इन दिस टाइप सजेशन which is related to 143 articles of Indian Constitution. ओके, फिर है अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय 100 आर्टिकल 129 129 में डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट इज अभिलेखीय न्यायालय? क्या है अभिलेखीय न्यायालय? का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी अगर फैसला या जजमेंट दिया जा रहा है तो वो सभी जजमेंट भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर एप्लीकेबल होंगे, मान्य होंगे और सभी प्रकार के उसके निचली अदालतों को उस अभिलेख यानी उस दिए गए फैसले को मद्देनजर रखते हुए उससे जुड़े मामलों में फैसला देना होगा, उससे बाहर नहीं दिया जा सकता है। यही होता है अभिलेखीय न्यायालय और सभी इसके दिए गए फैसले साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित में से एक सही योग्यता क्या है? वह कम से कम 15 वर्षों तक किसी न्यायालय में वकालत करता हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो और 5 वर्षों तक सिर्फ दिल्ली के उच्च न्यायालय का। तो ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा, 15 वर्ष अपने आप में गलत हो जाएगा। और ये 10 वर्षों तक की जो बात है, ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की बात है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति करता है कि मुख्यमंत्री करता है? देखिए, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल का निर्धारण करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जो बात आती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में। मूल संविधान में प्रावधान ये था कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति को कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? यानी इनमें से कौन है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री की तो करता है, महाधिवक्ता की तो करता है, आर्टिकल 165 इनकी करता है, मुख्यमंत्री की भी करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को सिर्फ अधिकार है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ दिलाने का, शपथ दिलाने का सिर्फ अधिकार है, ना कि नियुक्त करने का। ठीक है, महाधिवक्ता को तो ये नियुक्त करते ही हैं। महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता का आर्टिकल 165 के तहत राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्य सरकार का कोई भी केस लड़ना हो तो हाई कोर्ट में ये सरकार की तरफ से पैरवी करता है। महाधिवक्ता सरकार के
कार्यों को तो करता है न्यायालय में, लेकिन इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। जैसे महान्यायवादी केंद्र का है, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी, और ये कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाएगा और इसकी कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं। वैसे ही राज्यों में राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को हटा सकता है। संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है बताइए? 151, 152, 153 किसमें कहा गया है? तो 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। कौन देखता है? तो ये ऑप्शन डी इज द राइट। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच जो है ये इसको देखती है। ठीक है, कौन सी बेंच देखती है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो मामले होते हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट डील करता है, और दमन दीव दादर नगर हवेली का बंबई हाई कोर्ट देखता है उसी प्रकार से। ठीक है, और हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ हाई कोर्ट देखता है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति के आदेश पर, कानून द्वारा, संसद के द्वारा कानून बनाकर, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा, केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या यानी वर्तमान में 33+1 है, यानी 33 होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और एक होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो ये अभी वर्तमान में 34 है। अब 34 से बढ़ा करके बढ़ती जनसंख्या और केसों के मामलों को देखते हुए अगर इसको 100 करना हो कि सुप्रीम कोर्ट में 100 जज होंगे, तो यह काम सिर्फ कानून बना करके संसद कर सकती है, संविधान में संशोधन करके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संसद द्वारा कानून बना करके की जाती है, आदेश के द्वारा नहीं हो सकता। ये राष्ट्रपति का आदेश के द्वारा जो न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तित करने की बात है वो देश के हाई कोर्ट्स में हो सकता है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और 25 हाई कोर्ट्स में किस हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर है, और ये विवेकाधीन शक्ति कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह के रिकमेंडेशन के आधार पर ही राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के हाथ में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का निर्धारण संख्या का संसद के हाथ में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल जोन बनाने के लिए जो बात की गई थी वो किस संशोधन के द्वारा की गई है? 39वें, 49वें, 59वें, 69वें। तो 69वां संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनाई गई, विधानसभा दी गई उसको, और फिर 70वां संविधान संशोधन करके दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा के चुने हुए निर्वाचित सदस्यों को वोट देने का अधिकार भी प्रदान किया गया 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 6 वर्ष के बाद अगर रिटायर होते हैं पुनः उनकी पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो वो किसी भी राज्य से चुन करके आ सकते हैं, राज्य की बाइंडिंग नहीं है इसमें। फिर उसके बाद ये 5 वर्ष लोकसभा और विधानसभा के बारे में है और पंचायतों के बारे में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न नहीं है आज के इस एपिसोड में, इस
टेस्ट सीरीज में यहीं तक। उम्मीद है आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आई होगी। इस मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखते रहिए एग्जाम 30 और अन्य अभ्यर्थियों तक पहुंचाते रहिए हमारा प्रयास, क्योंकि आपकी सफलता, आपका संघर्ष आपका नहीं है, अब हमारे साथ जुड़ चुका है। इसलिए हमारा मोटो, हमारा स्लोगन ही है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। ठीक है, जय हिंद।